फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन मेहता है। आपका मेरे चैनल नवीन लॉ टैक्स बैट्स शो पे वेलकम है। मैं अभी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस फॉर ड्राफ्टिंग ए परफेक्ट केस। मीन्स एक केस जब हम जो शूट करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार, तो वहाँ पे जो है ना उस केस को परफेक्ट करने के लिए हम जो है ना डॉक्यूमेंट को कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, यानी प्लीडिंग को कैसे हम ड्राफ्टिंग करेंगे, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो है तो देखते हैं क्या होना चाहिए। गाइडलाइंस फॉर ड्राफ्टिंग ए परफेक्ट केस, तो इसके लिए जो है ना एक सक्सेसफुल लॉयर को एक बेसिक प्रिंसिपल प्रिंसिपल पता होना चाहिए ड्राफ्टिंग में जो है ना और ड्राफ्टिंग क्या चीज का प्लेंट जब जो है ना वो फाइल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट डालते हैं, पेटिशन डालते हैं, जिसमें इनको जो बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, उसका आइटम्स क्या है, कौन कौन कंटेंट होना चाहिए। केस रिजल्ट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ प्लीडिंग एज वेल एज परफेक्ट प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड। मींस केस का रिजल्ट जो है, सूट जो फाइल जो करेंगे उसका जो रिजल्ट होगा वो जो है ना 100% डिपेंड करता है उसका प्लीडिंग का स्ट्रेंथ कैसा है, और साथ में जो ना प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ड्राफ्टिंग क्या है ना। ड्राफ्टिंग इज डिफाइंड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन ऑर्डर 6 रूल 1। यानी ड्राफ्टिंग जो है ना, प्लीडिंग जो है ना डिफाइन किया गया है सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो है ना इन रूल्स 1 में ऑर्डर 6 में डिफाइन किया गया प्लीडिंग एज मेन प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट। यानी प्लीडिंग एक मेन प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट है। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लीडिंग इन सूट। सूट में मेनली 2 तरह के प्लीडिंग होते हैं। दे आर प्लेंट ऑन रिटन स्टेटमेंट, जो है ना एक जो है ना प्लेंट होता है, दूसरा रिटन स्टेटमेंट होता है जो है ना। ऑर्डर 6 रूल 2 इन सिविल प्रोसीजर कोड इज एज फॉलोज। मीन्स ऑर्डर 6 जो है ना रूल 2 आता है कि सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार में जो है प्लीडिंग ड्राफ्ट करते समय क्या फॉलो होना चाहिए। Every pleading shall contain only a statement in a concise form of material fact on which the party pleading relies for his claim or defense, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved. Means यहाँ पे इनका कहना है कि प्रत्येक प्लीडिंग जो है ना कंटेंट करेगा, और केवल कंटेंट करेगा क्या, स्टेटमेंट जो है ना कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। और वो स्टेटमेंट क्या चीज का होना चाहिए, मटेरियल ऑफ फैक्ट। मीन्स जो उसका क्लेम है जो है ना, जो प्लेंटिफ का उसका फैक्ट क्या है, वो मटेरियल ऑफ फैक्ट जो है ना वो स्टेटमेंट कंसाइज रूप में होना चाहिए। ऑन विच पार्टी प्लीडिंग रिलाइज फॉर दिस क्लेम, मीन्स जिस पर जो है ना पार्टी रिलाइज करना चाहिए उसका क्लेम जो है ना, उसके लिए वो प्लीडिंग फाइल कर रहा है। या फिर जो डिफेंस वाले जो है ना प्लीडिंग फाइल करे, डिफेंस वाले रिटन स्टेटमेंट देते हैं, तो वो उसमें उनका जो है ना मटेरियल ऑफ फैक्ट भी होना चाहिए कि वो अगर अपोज कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्या उनका जो है ना एविडेंस है, क्या जो है ना उनका रियल फैक्ट है, मटेरियल ऑफ फैक्ट क्या है, जो है ना रिटन स्टेटमेंट में वो क्लियर होना चाहिए। एज द केस में भी जैसा केस होगा जी उस तरह के अनुसार में होना चाहिए। बट ऐसा जो है ना बट द एविडेंस बाय व्हिच दे आर टू बी प्रूव्ड, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एविडेंस उसमें आप डाल रहे हैं कि हम इस तरह से प्रूव कर देंगे केस को कि जो है। मीन्स पहला कहता है कि आपका प्लीडिंग इस तरह का होना चाहिए कि मटेरियल ऑफ फैक्ट को जो है ना स्टेटमेंट में डालते हैं जो है ना, तो मटेरियल फैक्ट कंसाइज रूप में होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। जो है ना प्लेंटिफ अगर क्लेम करता है तो उसको वो प्रूव करे, और डिफेंस अगर डिफेंस का रिटन स्टेटमेंट डालता है तो वो उसका डिफेंस को प्रूव करे। ना कि जो है ना ऐसा होना चाहिए कि आप प्लीडिंग में ये डाल रहे हैं कि हम डिफेंस एविडेंस देंगे और उसको हम प्रूव कर देंगे। दूसरा कहता है कि एवरी प्लीडिंग सेल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ
numbered consecutively, each allegation being so far as is convenient contained in a separate paragraph। सेकंड कहता है कि जो है प्रत्येक प्लेटिंग जो है ना डिवाइडेड होगा पैराग्राफ में, वो पैराग्राफ जो है नंबर वाइज पैराग्राफ होगा। नंबर वाइज मीन्स 1 2 3 4 सीरियल नंबर से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 किया फिर 3 किया फिर 2 किया, ऐसा नहीं। कंसिक्वेंटली 1 2 3 करके नंबर होना चाहिए। ईच एलिगेशन जो है वो कन्वेनियंट जो भी है सोफा वो सेपरेट होना चाहिए, और जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं ऐसा नहीं एक ही आप पैराग्राफ में सारे एलिगेशन लिख दिए हैं। जितना भी एलिगेशन आप लगा रहे हैं जो है ना अपने रेटिंग में लिख रहे हैं जो है ना शूट के लिए, वो सेपरेट जो है ना पैराग्राफ में होना चाहिए और नंबर कंसेक्यूटिवली होना चाहिए। तीसरा कहता है डेट सम नंबर shall be expressed in heading in figure as well as the words। और थर्ड कहता है कि डेट जो ना आप प्रिंटिंग में डालते हैं तो वो उसके बाद सम उसका नंबर ये एक्सप्रेस होना चाहिए, प्रिंटिंग में क्लियर होना चाहिए। और जहाँ तो पॉसिबल हो जैसे आप सम लिखते हैं तो डिजिट में भी होना चाहिए, वर्ड में होना चाहिए। अगर आप 1 लाख लिखते हैं तो 1 लाख जो ना डिजिट में भी होना चाहिए, 1 लाख जो ना वर्ड में भी आपका लिखा होना चाहिए, ताकि वहाँ क्लियर हो सके। जो ना डेट भी क्लियर होना चाहिए, कोई नंबर अगर डालते हैं तो वो नंबर एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है पार्टिकल्स टू बी कंटेन इन प्लेंट। प्लेंट जो है में क्या पार्टिकल्स होना चाहिए वो देखते हैं अब। द प्लेंट सेल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। जो है ना ये प्लेंट में जो है ना ये सभी जितने भी है ए से लेके आई तक का सारे जो है ना ये पार्टिकुलर्स होना चाहिए। जैसे नेम ऑफ द कोर्ट इन विच स्वीट इज ब्रॉट, यानी कोर्ट का नाम होना चाहिए और जो है जिस कोर्ट में आप सूट को लाए हैं। नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेसेस और रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ प्लेस, रेजिडेंस, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारे चीज उसका मेंशन होना चाहिए ताकि प्लेंटिफ को पहचाना जा सके। उसके बाद नेम, एड्रेस, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ सो फॉर एज टू दे कैन बी असर्टेन्ड। जैसे नेम डिफेंडेंट का भी नेम जो है ना और जो एड्रेस प्लेस सबका डिस्क्रिप्शन पूरा होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, फादर का नाम होना चाहिए, ताकि डिपेंडेंट को पहचाना जा सके जिसके अगेंस्ट सूट लाया गया है। Where the plaintiff or defendant is minor or a person of sound mind, a statement to that effect। यानी plaintiff minor है या sound mind है, डिफेंडेंट minor है या sound mind है, एक स्टेटमेंट उस तरह का होना चाहिए कि जो है ना प्लेंटिफ साउंड माइंड है या डिपेंडेंट साउंड माइंड है, नहीं तो फिर जो ना इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जो ना। इसलिए जो ना सूट में प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। अगर साउंड माइंड होगा तो उसके जो है ना आपकी फेवर में जो है ना आप कोई भी प्लेंटिफ कैसे बनाया जा सकता है, उसके फेवर में कैसे केस या सूट चलाया जा सकता है। कोई डिफेंडेंट अगर साउंड माइंड है तो फिर उसको सूट उसके अगेंस्ट सूट कैसे चलाया जा सकता है। इसलिए एक स्टेटमेंट जो है ना उनके होना चाहिए। ए फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट रोजेज। जो है ना ये फैक्ट जो है ना मेंशन होना चाहिए कि जो है कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन, द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन। ये जो है ना फैक्ट शो करना चाहिए जहाँ पे फैक्ट हुआ है जो है कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वो शो करना चाहिए कि उसका कोर्ट के अंदर जहाँ जिस कोर्ट में सूट डाला गया है उसका जुरिडिक्शन है। द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, जो है ना रिलीफ जो है ना प्लेंटिफ कौन सा रिलीफ क्लेम कर रहा है ये भी मेंशन होना चाहिए। Where the plaintiff has allowed a set of या relinquished a portion of his claim, the amount so allowed या relinquished। यह कहता है कि where the plaintiff has allowed set of या relinquished a portion of his claim, मीन्स कहता है कि ये प्लेडिंग में क्लियर होना चाहिए कि जो है प्लेंटिफ क्या सेट जो है ना कोई भी अमाउंट है उसका सेटअप करने के लिए उसको या अमाउंट को पोर्शन को कम करने के लिए रेडी है या अलॉट कर सकता है या अलॉट कर रहा है, उस तरह का वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि कभी वो डिफेमेशन केस होता है उसमें कहते हैं कि हम
हमको 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन जो है ना वो फिर प्लेंटिफ जो है ना प्लेंटिफ ये भी बिना पेटिंग में डालते हैं, अगर उसे हमको 8 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, तो फिर हम जो है ना इसको जो है ना विड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह का क्लियर एलॉर होना चाहिए प्लेंटिफ की तरफ से। A statement of the value of subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction and court fee so far as to the case admit. The statement of the value of subject matter यानी subject matter का value क्या है उसका जो है ना वो एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो फॉर द पर्पस ऑफ सूट जुरिडिक्शन यानी सूट फॉर द मैटर ऑफ द सूट फॉर पर्पस ऑफ द जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन जिस एरिया में है वहाँ उस पर्पस के लिए उस और जो सूट ला रहे हैं आप उसका मैटर ऑफ का जो है ना वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उसका एक स्टेटमेंट कोर्ट को देना पड़ेगा ताकि जो है ना कोर्ट का फी जो है ना आप उसको पे कर सके और केस आपका एडमिट हो सके। नेक्स्ट है पार्टिकुलर्स ऑफ सेटअप टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। ये रिटन स्टेटमेंट जो है ना देते हैं जो है ना जो डिफेंडेंट होते हैं वो कोर्ट में सबमिट करते हैं, प्लेंटिफ का जो प्लेंट होता है उसके अगेंस्ट जो है ना रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट देते हैं। तो उसका क्या वही कहता है कि पार्टिकुलर ऑफ सेटअप टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट में पार्टिकुलर और सेटअप होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसको हम देखते हैं। वेयर इन सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट अप against the plaintiff demand any certain money sum of money legally recovered by him from the plaintiff of exceeding the pecuniary limit of the jurisdiction of the court, and both parties feel the same character as they feel in the plaintiff suit. Defendant may at the first hearing of suit but not afterward unless permitted the court present a written statement containing the particulars of debt sought to be set up। यहाँ कह रहा है कि जो है ना प्लेंटिफ जो है ना रिकवरी ऑफ मनी के लिए स्टेटमेंट जो देता है जो है उसके अगेंस्ट में जो है ना डिफेंडेंट क्लेम कर सकता है कि जो हम प्लेंटिफ से जो है ना इतने रुपीज का रिकवरी कर सकते हैं, हमारा प्लेंटिफ जो है ना इतना रुपया लिया है तो वो अमाउंट सेटअप किया जा सकता है जो है ना। तो उसके लिए वो रिटेन स्टेटमेंट में सेटअप अमाउंट लिख सकता है। सपोज कीजिए प्लेंटिफ मांगता है कि 10 करोड़ रुपये हमको चाहिए या 10 लाख रुपये चाहिए जो है ना डिफेंडेंट से, लेकिन जो है ना डिफेंडेंट भी कहते हैं कि नहीं हमारे भी जो है ना 2 करोड़ रुपये जो है 2 लाख रुपये जो है ना हमारा उसके पास रिकवरी होना चाहिए। तो वो सेटअप अमाउंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए जो है ना। और ये सेटअप अमाउंट बाद में भी जो है ना ये रिटर्न स्टेटमेंट में बाद में भी कर सकते हैं अगर कोर्ट परमिट करती है तो। नेक्स्ट है कि द इफेक्ट ऑफ सेटअप जो है ना इफेक्ट सेटअप का क्या इफेक्ट हुआ। द रिटर्न स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज एंड इन द कॉस्ट सूट एज so as to enable the court to pronounce the final judgment in respect both of the original claim and the setup, but this shall not affect the line upon the amount decreed of any pleader in respect of the cost payable to him under the decree। यहाँ कहता है कि स्टेटमेंट का जो है ना जो प्लेंटिफ जो है ना मांग रहा है पैसे उसके जो है उसका कोई भी असर स्टेटमेंट जो है ना स्टेटमेंट डालने से सेटअप स्टेटमेंट डालने से कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोर्ट को कहती है कि जो है ना प्लेंटिफ जो है ना डिमांड करती है हमको 10 लाख रुपए की, तो कोर्ट जो है ना 10 लाख रुपए का जो है ना जजमेंट देगी, 10 लाख रुपए प्लेंटिफ को देना है डिफेंडेंट देगा, लेकिन वहां पे क्लियर करेगी कि जो है ना 10 लाख रुपया उसको देना है। इस जो है ना सेट ऑफ अमाउंट जो है ना 2 लाख रुपीज है तो नेट अमाउंट उनको जो है ना 8 लाख रुपीज देगी। लेकिन 10 लाख को जो है ना डायरेक्ट 8 लाख नहीं कर सकती है कि जो है ना कोर्ट ऐसा नहीं करेगी कि आप 10 लाख माइनस 2 लाख इसको तो 8 लाख आप उसको पे कर दो। पे करना 10 लाख रुपीज प्लस जो है ना ये भी कोर्ट बोलेगी कि उसको सेटअप अमाउंट कितने है जो 2 लाख रुपीज है, जिसके कारण जो है ना 2 लाख रुपये सेटअप होके अमाउंट जो है ना नेट अमाउंट पे करना है डिपेंडेंट को 2 लाख रुपीज एंड 8 लाख रुपीज 2 लाख रुपये उनका डिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे वो क्लियर होना चाहिए। सो इसलिए जो है ना इफेक्ट ऑफ सेटअप का उसके क्लेम अमाउंट पर कुछ नहीं होगा। जजमेंट में क्लेम अमाउंट 10 लाख नहीं रहेगी, बस जो है ना वहाँ पे कोर्ट बोलेगी कि जो है ना ये सेटअप अमाउंट 2 लाख रुपीज है और उसको सेटअप करने के बाद 8 लाख रुपीज जो है ना
उनको डिफेंडेंट को जो है ना डिफेंडेंट को जो है ना प्लेंटिफ पे करना पड़ेगा। प्लेंटिफ जो है पे को देगी जो है ना डिफेंडेंट, और यहाँ पे और 2 लाख रुपया उनका जो है ना रिकवरी का अमाउंट है वो इसका मिल जाएगा। थर्ड पर जो है ना है द रूल रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट्स बाय डिपेंडेंट अप्लाई टू रिटर्न स्टेटमेंट इन आंसर टू क्लेम ऑफ सेटअप। हियर द रूल रिलेटिंग टू द रिटर्न स्टेटमेंट द डिपेंडेंट अप्लाई टू रिटर्न स्टेटमेंट इन आंसर टू क्लेम ऑफ सेटअप। यहाँ से यहाँ पे रूल फॉलो करना पड़ेगा रिटर्न स्टेटमेंट में बाय द डिपेंडेंट। देन जब वो रिटर्न स्टेटमेंट में आंसर करता है कि उसको क्लेम कर रहा है वो सेटअप का, तो जो है इतने अमाउंट उनको ये जो है ना पॉइंट उनको पार्टिकुलर सेटअप टू बी गिवन इन रिटर्न स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो बस इतना ही इस वीडियो में जो है ना ये ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है, ये जो गाइडलाइंस फॉर ड्राफ्टिंग इससे जो है ना इतना ही पॉइंट बेसिकली कंटेंट करना है, और जो ताकि जो है ना केस जो है ना आपका मजबूत हो सके। थैंक यू।